जेके न्यूज टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपकी खातिर में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं और हमने 1 जून से लेकर 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक जो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थी, उसका आज कंक्लूडिंग डे है। इसमें हमने इन्फेंट फीडिंग एंड मदर वेलनेस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थी और उसका आज कंक्लूडिंग डे है, जिसमें आज हम जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस लेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्षदीप जोशी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में। मैम, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। नीतू, बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो हमने कैंपेन है उसको आज हम कंक्लूडिंग सेशन तक पहुंचे हैं एंड आई होप दैट आवर मैसेजेस हेल्प आवर व्यूअर्स इन सम वे, स्पेशली द न्यू मॉम्स हु आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द मदरहुड। तो मैम, ये हमने कैंपेन, जैसे कि आपने भी कहा और सबको पता है कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक है, WHO द्वारा इस बार वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया था। तो इस सबसे पहले इसमें जानना चाहेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए नीतू, ऐसा है कि ये जब वीक शुरू हुआ था, ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त, हर साल एक थीम आती है। So this year it was step up for breastfeeding, educate and support. कहने का मतलब ये है कि हमें हर स्टेप पे, because it's a very natural phenomena. अगर आप देखें, it's this breastfeeding is a very natural phenomena. It's a natural gift. I think the best way the mother can communicate her love to her baby. तो ये बहुत ही एक natural phenomena है और इसके benefits भी उतने ही natural हैं। क्योंकि हमारे, अगर आप देखें, जो बिब्लिकल है रिकॉर्ड्स, कुरान में है, चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, सब जगह इसका मेंशन है। तो इट कम्स वेरी नेचुरली टू द मदर। और बेनिफिट्स ये होते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि मैंने अपने पिछले उसमें एपिसोड में कहा, इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड। अगर आप देखें, अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज अ रैपो बिल्डिंग। तो जब मदर का बच्चे से वो बॉन्ड ही नहीं डेवलप होगा, सो हाउ वुड शी बी एबल टू कम्युनिकेट दैट लव टू द बेबी एंड हाउ वुड शी बी एबल टू बेस्टो द बेस्ट गिफ्ट दैट हैज बीन गिवन टू हर टू गिव टू हर बेबी बाय गॉड। तो ये होता है कि एक इमोशनल बॉन्ड एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होती है, रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है, सो एज सून एज पॉसिबल बट विद इन 1 hour ऑफ द बर्थ। और अगर सिजेरियन सेक्शन है तो हम विद इन 4 hours रेकमेंड करते हैं दैट मदर शुड इनिशिएट। अब बेनिफिट्स ये होते हैं कि जितनी जल्दी ये इनिशिएट होता है, बच्चों में 2 रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक होता है सकलिंग रिफ्लेक्स और एक होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स जिससे बच्चा अपनी ग्रिप बनाता है, और सकलिंग रिफ्लेक्स जिससे बच्चा सकल करता है। तो जितनी जल्दी ये बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है, उतनी जल्दी बच्चे में ये दोनों रिफ्लेक्सेस एस्टैब्लिश होते हैं। अब उतना ही फायदा मदर को है, क्योंकि मदर में 2 रिफ्लेक्सेस होते हैं। एक होता है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, जो कि मिल्क प्रोडक्शन रिफ्लेक्स होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, जो कि मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है। अब ये दोनों मदर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स ध्यान से सुने। जो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होता है, जैसे बेबी सकल करता है, तो ये सिग्नल ब्रेन में जाता है। ब्रेन में हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, वहां से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, उससे मिल्क प्रोडक्शन होता है। सेकेंड, जब बच्चा सकल करता है, दूसरा रिफ्लेक्स जाता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिससे ऑक्सीटोसिन होता है, और ऑक्सीटोसिन से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो आगे इजेक्ट फॉरवर्ड होता है थ्रू अ फोर्स। अब इन दोनों का बेनिफिट ये है कि प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स से इट्स अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि जब मदर्स ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं। सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और सेकेंड होता है कि जो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स होता है, इससे यूट्रस का टोन वापस आता है। बाद में जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग हम कहते हैं, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जो होती है, वो बहुत कम हो जाती है और मदर की ओरिजिनल टोन रिस्टोर हो जाती है। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट, जैसे हम कहते हैं रिकमेंडेड इज के एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आई वुड नॉट बीट अबाउट द बुश। दैट मीन्स कि आपने सिर्फ 6 महीने तक बच्चे को ह्यूमन मिल्क ही देना, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी अदर फॉर्मूला फीड और बेनिफिट्स। पहले बच्चे में बात करेंगे। इसमें बहुत ही एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। अब जो शुरू का 2-3 दिन का में जो मिल्क सिक्रीट होता है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है।
अब जैसे हम जानते हैं विटामिन ए जो है हमारे येलो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, सो देयरफॉर इट इम्पार्ट्स अ येलोइश टिंज टू दिस मिल्क। तो कई बार मदर्स क्या करती हैं, वो मिस्टेक करती हैं कि ये शायद पता नहीं कुछ और ही तरह का मिल्क है, तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है। इट्स अ रीजनल कस्टम, यू कैन से, बहुत जगह पे ये कोलोस्ट्रम डिस्कार्ड कर दिया जाता है, जबकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो द वेरी फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, ह्यूमन मिल्क, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट वैक्सीन दैट वी कैन गिव टू द बेबी। इसको हम एंटीसेप्टिक पेंट भी कहते हैं। इससे क्या फायदे हैं कि बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होती, निमोनिया नहीं होता, बच्चे को एस्थमा नहीं होता, डायरिया नहीं होता। और इन बच्चों में जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं, अब आपने देखा होगा आजकल ओबेसिटी कितनी बढ़ रही है, डायबिटीज कितनी बढ़ रही है। स्टडीज ने ऐसा माना है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें लेटर एडल्टहुड में ओबेसिटी कम होती है, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि इसमें DHA होता है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अमाइनो एसिड, डोकोहेक्सानोइक अमाइनो एसिड इसको कहते हैं। इससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, और बच्चे में, जो बच्चों में, इन बच्चों में ओबेसिटी कम होती है, डायबिटीज कम होती है। और मदर्स के मैं बेनिफिट बता चुकी हूँ, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद मदर्स को लगता है कि हम अपनी ओरिजिनल शेप में कैसे जाएं। और कहीं ना कहीं एक मिथ ये भी है, कई मदर्स को लगता है हम ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो हम वी विल जस्ट लूज आवर फिगर, हमारा फिगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये एक मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूंगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो आपका ओरिजिनल फिजिक, जो कि प्री प्रेगनेंसी फिगर, रिस्टोर हो जाता है। आपका जो यूट्राइन टोन है वो रिस्टोर हो जाती है। आपको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग, जिसको पोस्टमार्टम ब्लीडिंग कहते हैं, वो कम होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए, इट एक्ट्स एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, आपका नेक्स्ट बर्थ स्पेस करने में ये हेल्प करता है। तो मैं 3 चीजों में समाप्त करूंगी कि हमारे चाइल्ड सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बच्चे की इन्फेक्शंस प्रिवेंट करता है, एंड बीइंग अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी में अच्छी स्पेसिंग खुद ही करता है। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अब जब देखा गया है कि ये जो ट्रेडिशनल फीडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत कम हो चुकी हैं, आजकल मैक्सिमम घर में वर्किंग वुमेन्स हैं, कोई जॉब में बिजी है, कोई अपने बिजनेस को लेकर बिजी है, तो इस टाइम पे आप जो ये ब्रेस्ट फीडिंग सिनेरियो कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसा है कि ये इसमें हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए। मदर्स को, ऑब्वियसली प्रोफेशनल है मदर्स, यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम वर्किंग, इट्स देयर राइट टू वर्क। बट अब इसमें देखा जाए कि बहुत सारे बेनिफिट्स आए हैं। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किए, देयर इज मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम, जिसको माँ कहते हैं। अब यहाँ पे नर्सिंग कॉर्नर्स बनाए गए हैं मदर्स के लिए। ऑल्दो ब्रेस्ट फीडिंग इज, अगर इंडिया में हम देखें, इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अगर रूरल एरिया में देखें तो रूरल मदर एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फीड करती है अपने बच्चे को एज कम्पेयर टू अर्बन मदर। ये मैंने खुद की स्टडी की थी हरियाणा में, एंड इट वाज फाउंड दैट रूरल मदर्स में जो शुरू के टाइम पे इनिशिएशन भी ब्रेस्ट फीडिंग की जल्दी थी और ड्यूरेशन भी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अर्बन मदर्स, क्योंकि उनको वापस अपने काम पे जाना था, और उनकी और भी फैक्टर्स होते हैं कि थोड़ा सा उनको रश करना पड़ता है, अपना वर्क ऑब्लिगेशंस होती है। बट having said that, this message is for them that they can still feed their baby exclusively for 6 months, क्योंकि आजकल बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैटरनिटी लीव का बेनिफिट है। सेकंड, आजकल क्रचेस हैं हर जगह पे, नर्सिंग कॉर्नर्स हैं, वॉल्स में भी नर्सिंग कॉर्नर्स बनाए गए हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिरकानी रूम्स, जहाँ पे मदर्स अपना मिल्क एक्सप्रेस करके रख सकती हैं, एंड इन हर एब्सेंस जो कि घर में अटेंडेंट है उसको कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेस मिल्क है वो बच्चे को फीड कर दिया जाए। सो यू नो देयर इज प्रोविजन फॉर एवरीथिंग। ओके, तो मैम देखा गया है, मैं ये आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि देखा जाता है कि जब कभी भी इन्फेंट बेबी, जो 1 से लेकर 6 महीने तक का कोई बेबी है, अगर उसको कोई डायरिया हो गया है या फीवर हो गया है, तो यूजुअली क्या होता है कि ये एक मिथ कह लीजिए, या कई बार ये एक डर होता है औरतों की, या जो यंग ये मदर्स होती हैं उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हमें फीड नहीं कराना अपने बच्चे को। तो ये किस हद तक सही है? जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नीतू, एक टर्म आती है फ्लोरेंस। अगर आप कभी किसी गार्डन में भी जाएंगे तो आप उसको कैसे पसंद करते हैं? हाउ डू यू लाइक टू बी इन अ गार्डन? आप मुझे बताइए कि जितना उसका नेचुरल हो, जितने नेचुरल उसमें फ्लावर्स हो, जितने नेचुरल उसमें प्लांट्स हो। ऑब्वियसली आप उसके बीच में कहीं आर्टिफिशियल चीजें तो पसंद नहीं करेंगे ना? जी।
सो सिमिलरली हमारे गट का एक फ्लोरा होता है, उसका मतलब ये होता है कि जितना वो नेचुरल वे में होता है उसमें अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये जो ह्यूमन मिल्क है इसमें लैक्टोफेरिन होता है जो कि एक गट फ्लोरा को अच्छा बनाता है, और जितना वो गट फ्लोरा अच्छा बनता है उतना जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ग्रो कम करते हैं। अब डायरिया में क्या होता है, बिकॉज इट्स इन्फेक्शन, तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू, क्योंकि एक तो 6 महीने का बच्चा है, उसको हम पानी तो रेकमेंड करेंगे नहीं कि पानी हो सकता है गंदा और उसका डायरिया बढ़ जाए, उसकी इन्फेक्शन बढ़ जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग उस केस में स्टॉप कर दी जाएगी, द चाइल्ड विल स्टार्ट गेटिंग डिहाइड्रेटेड और उसका डायरिया बढ़ जाएगा। इनफैक्ट फीवरिश कंडीशंस में भी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बच्चे में और डिहाइड्रेशन होने का, और बच्चों में 2 रीजंस होते हैं फीवर होने के इस स्टेज में, या डायरिया होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और दोनों चीजों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज अ बोन। अगर ये चीज कंटिन्यू रहे सो द चाइल्ड वुड बी वेरी मच प्रोटेक्टेड, एंड these will help in future prevention of such episodes of diarrhea or respiratory tract infections. Even अस्थमा में जो बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है उनमें अस्थमा कम होता है, स्किन इन्फेक्शंस कम होती है। Okay. तो मैम यहाँ पर अब हम थोड़ी सी क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो हमें क्वेश्चंस बड़े सारे क्वेश्चंस आए इस वीक के दौरान। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि उन्हें स्पेशल एक मैसेज किया था कि मेरा नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। जम्मू की है वो रहने वाली, अभी उनका बेबी 3 मंथ का है। तो वो उनका ये कहना है कि जब भी वो ये फीडिंग प्रैक्टिसेस करती हैं उसके बाद से उनको कुछ वीकनेस सी लगती है। तो ये क्या रीजन है, कैसे वो अपनी जो वीकनेस उनको इस दौरान लगती है उसमें कैसे वो उसको ठीक कर सकती है? देखिए नीतू, इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि मदर क्या पोजीशन, क्या पोस्चर अडॉप्ट करे। एक हमारी टर्म आती है कि पोजीशनिंग एंड लैचमेंट, जो कि डिटरमाइन करती है या डिसाइड करती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी प्रॉपर और एडिक्वेट है। अगर मदर की पोजीशनिंग अच्छी नहीं हो, अगर मदर का पोस्चर अच्छा नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो फीडिंग प्रॉपर ना हो सकता है कि वो ऐसे किसी पोस्चर में हो जो उसको और टायर आउट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं 2-3 मैसेजेस मदर्स को देना चाहूंगी who are getting prepared for the motherhood. That first thing is that your posture should be very relaxed. आपने जब भी फीड करना है, you find a very peaceful and a quiet corner for yourself, जहाँ पे आप एक comfortable posture या position adopt कर सकते हैं। So common positions, अभी I won't be able to show them, but cradle position होती है, lying down होती है, football होती है, cross cradle होती है। So you adopt a very comfortable position for yourself, a very good posture. Then you hold the baby, अपने अगर आपने उसको lying down पे अपने साथ ले लें, या उसको you can hold the baby in your arms or in your lap very comfortably. Back पे rest जरूर होना चाहिए, because it's a long procedure जिसमें आपकी बैक थक भी सकती है, so always give a back rest. और वीकनेस का रीजन ये भी हो सकता है कि probably आपकी डाइट इम्प्रॉपर है। यहाँ पे ये होता है बिकॉज जो हम कहते हैं प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी भी इज अ न्यूट्रिशनली हाई डिमांडिंग स्टेट। जो एक प्रेगनेंसी, क्यों हम कहते हैं कि 2 प्रेगनेंसीज में गैप होना चाहिए, आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक प्रेगनेंसी जो होती है ना, उसमें लेडी की 60,000 किलो कैलोरीज कंज्यूम होती है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर उसकी प्रेगनेंसी का इंटरवल बहुत क्लोज होगा तो उसकी कितनी कैलोरीज कंज्यूम होगी और उसके हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हेल्थ कैसे रिप्लेनिश करती है? थ्रू अ प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट। तो इसमें यहाँ पे डाइट का भी बहुत रोल आता है, बिकॉज मिल्क है, उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, जिंक है। तो ये सारा मदर से न्यूट्रिशन बच्चे को जा रहा है, तो मदर को भी तो रिप्लेस करना है ना। प्रॉबेबली समथिंग इज लैकिंग इन हर डाइट। उनको एडिक्वेट पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने हैं। जितनी भी हमारी 6 कैटेगरीज आती हैं, शी कैन टेक प्रोटीन्स, लीन चिकन, अगर तो वो वेजिटेरियन है, शी कैन सब्स्टिट्यूट इट विद गुड क्वालिटी दालें खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं, पल्सेस खा सकते हैं। मिल्क इनटेक लेना बहुत जरूरी है।
नॉर्मली एक जो सेडेंटरी फीमेल होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली 1900 टू 2100 किलो कैलोरीज। बट सिंस ये लैक्टेशन का फेज है, लैक्टेशन का मतलब जो नर्सिंग मदर्स हैं जो फीड कर रही है अपने बेबीज को, इनको एडिशनल 650 कैलोरीज चाहिए। तो दैट मींस इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट 2700 किलो कैलोरीज। तो ये वो कैसे पूरे करेंगे? नॉर्मली एक डाइट से तो नहीं हो सकता। यहाँ पे एक और लेडीज को मिथ रहता है कि अब प्रेगनेंसी हो गई है एंड नाउ वी वांट टू रिस्टोर आवर फिगर, तो बहुत जल्दी डाइटिंग पे रिजॉर्ट करते हैं। So two things have to be kept in mind. One, what is your position? What is your posture? आप बेबी को किस पोस्चर में फीड कर रहे हैं? And second is your diet, जिसमें आपको you have to take a proper balanced diet. आपने मिल्क इनटेक अपना ठीक रखना है। You can take skim milk. आप lean chicken ले सकते हैं। You can take egg whites. आप fruits लीजिए, vegetables लीजिए, which are a good source of vitamins, minerals, and dietary fiber. And do some toning exercises, जिनको हम Kegels exercises भी कहते हैं। ओके, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जैसे कि 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक इस बार ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं डॉक्टर्स की तरफ से, देखा जा रहा है कि अवेयरनेस कैंपेन की जा रही है इसको लेकर। सोसाइटी को कितना अवेयर होना इसमें ज़रूरी है? देखिए, नहीं तो ऐसा मानना, सिंस आई कम फ्रॉम कम्युनिटी मेडिसिन, के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना सब कुछ अधूरा है। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ कि नर्सिंग कॉर्नर्स होते हैं, मॉल्स में अलग जगह होती है, कानी रूम होते हैं, तो जब तक सोसाइटी एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं देगी, जब तक सोसाइटी एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देगी, हाउ विल मदर बी एबल टू कैरी आउट दिस नेचुरल फिनोमेना? अब मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं और बच्चे को फीड करना है, तो मदर के लिए थोड़ा सा वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मेन अराउंड। सो वी हैव टू गिव हर दैट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सो दैट दिस इज नॉट टेकन एज अ फीडिंग इज नॉट इन पब्लिक इज नॉट टेकन एज अ स्टिग्मा। उसको हमें एक प्रॉपर प्रिवेसी, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है, सो दैट शी कैन जस्ट कैरी आउट दिस फिनोमेना इन अ वेरी नेचुरल वे। मैं यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताऊँ कि जो मैंने रिफ्लेक्सेस की बात की थी, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एंड ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, ये फीडिंग को इम्पैक्ट करती है। अगर मदर किसी स्ट्रेस सिचुएशन में है, इफ शी इज अंडरगोइंग सम स्ट्रेसफुल इवेंट, फीडिंग को भी इम्पैक्ट। सो सोसाइटी का बहुत रोल रहता है कि दे शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। कहीं पे हिचकिचाहट है, बट आई वुड से कि अगर इन चीज़ों के बारे में बात की जाए इन अ वेरी सुपरवाइज्ड एंड अ गाइडेड वे, ये नहीं कि आपका जो दिल आ रहा है आप बोल रहे हैं। So society has a very good role, a pivotal role to play in extending their care and support towards mother, और यही हमारी इस साल की थीम भी है, that step up breastfeeding। और एक और चीज़ important इसमें है, I would like to talk about the theme also, कि after COVID, post pandemic, ये और important हो जाता है, because जो human milk है उसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इतने होते हैं कि पोस्ट कोविड के बाद ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में ज़्यादा काम। So that's what I want to convey to the community, that as much as possible try supporting these mothers in extending care to their babies. जी, तो मैम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है श्रीनगर से पूछना चाहते हैं, अभी उनका बेबी 6 मंथ का है, तो अभी भी वो फीड कर रहा है, तो उनको कितनी देर तक आगे ये जो फीडिंग प्रैक्टिसेस है कितनी देर तक आगे कंटिन्यू करनी चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा 3-4 साल का भी होता है, वो फिर भी फीड ले रहा होता है, तो मदर को कब समझना चाहिए कि अब इतना टाइम हो चुका है, इसके बाद हम इसे नॉर्मल डाइट पर ले आए बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता? देखिए, इसमें एक चीज़ होती है दैट 6 मंथ्स तक तो हम रेकमेंड करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब इंडियन मदर्स naturally they have been gifted with this boon of feeding their babies for a long period of time. तो ये खास करके रूरल मदर्स में ज़्यादा होता है। पर डे द मिल्क सिक्रीशन इज अबाउट 750 ml, जो इंडियन मदर्स की कैपेसिटी होती है। बट हैविंग सेड दैट, जब 6 महीने का टाइम होता है, बच्चा ग्रो अप कर रहा होता है, बच्चे की बोन्स की ग्रोथ होती है, बच्चे ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना होता है, अपने माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं, बच्चे ने चलना होता है, वॉक करना होता है, he has to hold the things, उसने खेलना होता है, वो स्टेयर्स चढ़ता है उतरता है। So these are the milestones that the child has to achieve, जिसके लिए सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग
से काम नहीं चलता. So that is the time जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं अदर फूड आइटम्स इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क. अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे हमें ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल 6 महीने पे बंद कर देनी चाहिए. इस फिनोमेना को हम कहते हैं लाइक कंटिन्यूड ब्रेस्ट. 2 साल तक हम ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बट 6 महीने पे वी हैव टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स. कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स मीन्स इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क द फूड आइटम्स वी आर फीडिंग टू द चाइल्ड, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स कहते हैं. जैसे कि 6 महीने पे मदर स्टार्ट कर सकती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्टार्ट गिविंग विद दाल का पानी, दाल सूप जिसको कहते हैं, मैश्ड वेजिटेबल्स, मैश्ड बनानास, मैश्ड एग्स, जो सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी होते हैं. अब जब सेमी सॉलिड की बात करते हैं तो मैं यहाँ मदर्स को बता दूँ, सेमी सॉलिड का मतलब ये नहीं है कि आप दाल का पानी दे रहे हैं और वो चम्मच से गिर रहा है, दैट इज सेमी सॉलिड. सेमी सॉलिड मीन्स विच शुड जस्ट स्लाइटली रन ऑफ फ्रॉम द स्पून. जैसे कि हल्का सा दही आपका गिरता है या दलिया होता है. सो दीज आर द फूड आइटम्स दैट आर सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी.